अमरा ने उस आलीशान रेस्तरां के भारी कांच के दरवाजों को बड़ी बेरुखी से धक्का दिया और भीतर दाखिल हुई, जहां की हवा में महंगी इत्र और पुरानी वाइन की खुशबू घुली हुई थी। उसने जानबूझकर एक बेहद ढीला और गंदा सा स्वेटर पहना था, जिस पर कुछ अजीब से धब्बे लगे थे, और उसके बाल ऐसे बिखरे थे जैसे वह हफ्तों से सोई न हो। रेस्तरां में मौजूद संभ्रांत वर्ग के लोग उसे घृणा और आश्चर्य की नजरों से देख रहे थे, लेकिन उसने अपनी चाल में एक अजीब सी ढिठाई और बेपरवाही बनाए रखी। अपनी सहेली सिया की जगह इस अंधेरे और उबाऊ डेट पर आना उसके लिए एक मजबूरी थी, क्योंकि सिया उस शराबी और बदतमीज अमीरजादे आर्यन से किसी भी कीमत पर शादी नहीं करना चाहती थी। अमरा एक संकट प्रबंधन विशेषज्ञ थी, जिसका काम मुश्किल हालातों को सुलझाना था। लेकिन आज वह यहां एक नया संकट पैदा करने आई थी, ताकि वह रईस खानदान खुद इस रिश्ते को ठुकरा दे। उसने अपनी जेब से एक सस्ता सा सिगरेट का पैकेट निकाला और वेटर की चेतावनी भरी नजरों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसने कोने की एक मेज पर बैठे उस शख्स को पहचान लिया जो अपनी ठुड्डी को हथेली पर टिकाए शराब के गिलास को घूर रहा था, और उसकी सफेद शर्ट के बटन बेतरतीब ढंग से खुले हुए थे। वह आर्यन था, जिसके बारे में शहर के गलियारों में मशहूर था कि वह केवल अपने बाप की दौलत को शराब के समंदर में बहाना जानता है और उसे दुनिया की किसी मर्यादा की परवाह नहीं है। अमरा ने अपनी योजना के अनुसार एक गहरी सांस ली और चेहरे पर एक बेहद बदतमीज मुस्कान ओढ़कर उसकी ओर कदम बढ़ा दिए। बिना किसी औपचारिक अभिवादन के वह सीधे उसके सामने वाली कुर्सी पर ढप से बैठ गई और अपनी फटी हुई जीन्स को मेज के ऊपर चढ़ाकर जोर से डकार ली, जिससे आसपास के टेबल पर बैठे लोग सहम गए। आर्यन ने अपनी धुंधली नजरें ऊपर उठाईं और उस लड़की को देखा जो किसी सड़क छाप आवारा की तरह दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे वह पहचान नहीं पा रहा था। अमरा ने वेटर को चिल्लाकर बुलाया और सबसे सस्ती शराब की मांग की, जबकि वह जानती थी कि यह जगह कितनी प्रतिष्ठित है। आर्यन के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई, बल्कि उसने अपनी गिलास को धीरे से घुमाया और अमरा को सिर से पैर तक ऐसे देखा जैसे वह किसी पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहा हो। अमरा ने अपनी आवाज को कर्कश बनाते हुए कहा कि उसे इस तरह के रईसजादे बिल्कुल पसंद नहीं है, जो केवल अपने खानदान के नाम पर जिंदा रहते हैं और खुद कुछ नहीं करते। उसने आर्यन को एक नाकारा इंसान करार दिया और उसके पीने की आदत पर बेहद भद्दे और तीखे कटाक्ष करना शुरू कर दिया। रेस्तरां का माहौल अब पूरी तरह से तनावपूर्ण हो गया था, क्योंकि अमरा ने जानबूझकर अपनी आवाज इतनी ऊंची रखी थी कि हर कोई उनकी बातें सुन सके और आर्यन की बेइज्जती महसूस कर सके। उसने गालियों का इस्तेमाल तो नहीं किया, लेकिन उसके शब्द किसी तेजाब से कम नहीं थे, जो सीधे आर्यन के चरित्र पर प्रहार कर रहे थे, ताकि वह गुस्से में आकर उठकर चला जाए। उसे उम्मीद थी कि आर्यन अपना आपा खो देगा और इस शादी के प्रस्ताव को वहीं के वहीं हमेशा के लिए खत्म कर देगा, लेकिन आर्यन का व्यवहार अमरा की उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत था। वह शांत बैठा रहा और उसकी आंखों में छाई वह शराबी धुंध धीरे धीरे कम होती दिखाई दे रही थी, जैसे वह कोई मुखौटा उतार रहा हो। उसने एक ठंडी हंसी हंसी और अमरा से पूछा कि क्या उसे वाकई लगता है कि केवल कपड़ों और दिखावे से कोई किसी के व्यक्तित्व का फैसला कर सकता है। अमरा को उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई महसूस हुई, जो किसी शराबी की आवाज में होना लगभग नामुमकिन था, जिससे वह थोड़ी असहज हो गई। अमरा ने अपनी योजना को और उग्र बनाने के लिए मेज पर रखा पानी का गिलास उठाया और उसे आर्यन की ओर उछालने का नाटक किया, जबकि वह लगातार उसे एक लालची और गंदा इंसान कहती रही। उसने आर्यन के पिता के व्यापारिक साम्राज्य का मजाक उड़ाया और कहा कि वह सिया जैसी कोमल लड़की के लिए एक बोझ के सिवा और कुछ नहीं होगा। उसके हर शब्द में नफरत और तिरस्कार कूट कूट कर भरा था, जिसे सुनकर कोई भी साधारण पुरुष अपना मानसिक संतुलन खो बैठता। आर्यन ने अपनी रुमाल से अपने चेहरे पर गिरी पानी की कुछ बूंदों को साफ किया
और फिर अचानक अपनी कुर्सी को आगे खिसकाया, जिससे अमरा के चेहरे और उसके बीच की दूरी बहुत कम रह गई। उसकी आंखों में अब एक तीक्ष्ण बुद्धि और अधिकार का भाव था, जो अमरा के भीतर एक अनजाने डर को जन्म दे रहा था, क्योंकि यह वह आर्यन नहीं था जिसकी उसने कल्पना की थी। उसने महसूस किया कि वह जिस जाल को बुन रही थी, शायद वह खुद ही उसमें फंसती जा रही है। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी और रेस्तरां की पीली रोशनी में अमरा का गंदा स्वेटर और आर्यन की अस्त व्यस्त शर्ट एक अजीब सा विरोधाभास पैदा कर रहे थे, जो इस मुलाकात को और रहस्यमयी बना रहा था। आर्यन ने मेज पर रखे एक पुराने सिक्के को उछाला और उसे अपनी हथेली पर दबाते हुए कहा कि उसे ऐसी लड़कियां बहुत पसंद हैं जो समाज के बनाए हुए नियमों को पैर की जूती पर रखती हैं। अमरा को लगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार जा रही है, क्योंकि यह आदमी अपमानित होने के बजाय आनंद ले रहा था। अमरा ने हार नहीं मानी और अपनी रणनीति बदलते हुए सीधे आर्यन की व्यक्तिगत कमजोरी पर हमला किया। उसने उसके अकेलेपन और उसकी शराब की लत को एक मानसिक बीमारी करार दिया। उसने कहा कि वह एक ऐसा परजीवी है जो अपनों की खुशियों को निगल जाता है और उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं है कि वह कितना गिर चुका है। उसकी आवाज में अब एक वास्तविक गंभीरता आ गई थी, क्योंकि वह चाहती थी कि आर्यन उसे नफरत की नजर से देखे। आर्यन की पकड़ उस वाइन के गिलास पर मजबूत हो गई और उसके जबड़े कड़े हो गए, जिससे पहली बार लगा कि अमरा के तीर निशाने पर लगे हैं और वह अंदर से विचलित हुआ है। उसने अपनी गहरी और भारी आवाज में अमरा से उसका असली नाम पूछा, क्योंकि उसे यकीन था कि यह लड़की वह सिया नहीं है जिससे उसकी शादी की बात चल रही थी। अमरा एक पल के लिए ठिठक गई, लेकिन तुरंत खुद को संभालते हुए उसने झूठ बोलना जारी रखा और उसे अपमानित करना नहीं छोड़ा। रेस्तरां के मैनेजर ने आकर उन्हें शांत रहने की विनती की, लेकिन अमरा ने उसे भी झिड़क दिया और कहा कि वह एक ऐसे आदमी के साथ बैठी है जिसकी वजह से पूरा समाज गंदा हो रहा है। आर्यन ने मैनेजर को एक हाथ के इशारे से वापस भेज दिया और अपनी जेब से एक चेकबुक निकाली, जिसे देखकर अमरा को लगा कि शायद वह उसे रिश्वत देकर चुप कराना चाहता है। उसने मन ही मन सोचा कि रईसों के पास हर समस्या का समाधान केवल पैसा ही होता है। अमरा ने अपनी कुर्सी पीछे ढकेली और खड़े होकर चिल्लाते हुए कहा कि वह इस घटिया जगह पर एक पल भी और नहीं रुकना चाहती और आर्यन जैसे आदमी का चेहरा देखना उसके लिए पाप के समान है। उसने अपनी ओढ़नी को बेतरतीब ढंग से कंधे पर डाला और जाने के लिए मुड़ी, लेकिन तभी आर्यन की एक बात ने उसके कदमों को जमीन से जैसे कील की तरह चिपका दिया। आर्यन ने कहा कि वह जानता है कि वह किसी और के लिए यहां आई है और यह खेल अब शुरू हुआ है। उसने मुड़कर देखा तो आर्यन अब पूरी तरह से सीधा बैठा था। उसके चेहरे से वह सुस्ती गायब थी और उसकी मुद्रा एक शक्तिशाली शासक जैसी हो गई थी जिसने अभी अपनी असली ताकत दिखाई हो। उसके चेहरे पर एक कुटिल लेकिन आकर्षक मुस्कान थी, जो यह बता रही थी कि उसने अमरा के हर नाटक को पहले ही पहचान लिया था और वह केवल उसका साथ दे रहा था। अमरा की धड़कनें तेज हो गईं, क्योंकि उसे अपनी पेशेवर विशेषज्ञता पर पहली बार संदेह होने लगा था। आर्यन ने अपनी कलम उठाई और चेकबुक पर कुछ लिखना शुरू किया। उसकी एकाग्रता ऐसी थी जैसे वह किसी व्यापारिक सौदे को अंतिम रूप दे रहा हो, न कि किसी मामूली डेट पर हो। अमरा ने घृणा से कहा कि उसका पैसा उसे नहीं खरीद सकता और न ही उसकी सहेली की जिंदगी को बर्बाद करने का उसे कोई अधिकार है। उसे अभी भी लग रहा था कि वह स्थिति को नियंत्रित कर सकती है, लेकिन आर्यन की चुप्पी उसे और अधिक बेचैन कर रही थी। मेज पर रखा वह चेक अब आर्यन की उंगलियों के बीच था और उसने उसे अमरा की ओर सरकाया, जिसकी राशि को देखकर अमरा की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसका दिमाग सुन्न हो गया। वह 100 अरब की राशि थी, जिसे एक झटके में लिखना किसी साधारण रईस के बस की बात नहीं थी। और यह स्पष्ट था कि आर्यन कोई साधारण शराबी नहीं था। उसने अमरा की आंखों में सीधे झांकते हुए कहा,
कि यह उसकी ईमानदारी और उसके साहस की कीमत है जिसने उसे प्रभावित किया है। अमरा ने उस चेक को छुआ तक नहीं और आर्यन पर चिल्लाई कि वह अपनी दौलत का प्रदर्शन कहीं और करे, क्योंकि वह उन बिकाऊ लोगों में से नहीं है जिन्हें वह अपनी उंगलियों पर नचाता है। उसने अपनी बुद्धिमानी का उपयोग करते हुए आर्यन को एक अहंकारी तानाशाह बताया जो सोचता है कि दुनिया की हर चीज और हर इंसान को खरीदा जा सकता है। उसकी बातों में अब एक दार्शनिक गहराई थी जो आर्यन को और अधिक उसकी ओर आकर्षित कर रही थी। आर्यन अपनी जगह से उठा और उसकी लंबाई और उसके व्यक्तित्व का प्रभाव पूरे कमरे में फैल गया, जिससे अमरा को अपनी लघुता का एहसास हुआ, लेकिन उसने अपनी गर्दन झुकाने से इनकार कर दिया। उसने अमरा के पास आकर उसके कान में धीरे से कहा कि वह उसे जल्द ही दोबारा देखेगा और इस बार वह तैयार होकर आए, क्योंकि खेल अब और भी खतरनाक होने वाला है। उसकी गर्म सांसों ने अमरा के शरीर में एक सिहरन पैदा कर दी जिसे वह चाहकर भी नहीं रोक पाई। जैसे ही आर्यन रेस्तरां से बाहर निकला, पीछे एक गहरा सन्नाटा छा गया और अमरा वहीं जमी खड़ी रही। उसके हाथ कांप रहे थे और उसका दिमाग उन हजारों संभावनाओं पर विचार कर रहा था जो अब खुल चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि आर्यन वह नहीं है जो दुनिया को दिखता है, बल्कि वह एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है जो अपनी असली पहचान को अंधेरे के पीछे छिपाए हुए है। उसने महसूस किया कि उसकी सहेली सिया की सुरक्षा अब एक बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा बन चुकी है। उस रात जब वह घर लौटी तो उसके कानों में आर्यन की वह हंसी गूंज रही थी और वह चेक की वह बड़ी राशि उसकी आंखों के सामने नाच रही थी, जिसने उसकी पूरी दुनिया को हिला दिया था। उसने अपनी पुरानी फाइलों को खंगाला और आर्यन के परिवार के इतिहास को फिर से पढ़ने की कोशिश की ताकि वह समझ सके कि वह किस तरह के राक्षस या देवता से टकरा गई है। उसे पता था कि कल की सुबह उसके जीवन में एक नया और अनपेक्षित मोड़ लेकर आने वाली है। अमरा ने खिड़की से बाहर देखते हुए खुद से वादा किया कि वह आर्यन के इस मुखौटे को उतार कर रहेगी और यह पता लगाएगी कि वह आखिर चाहता क्या है, और उसने इतनी बड़ी राशि रूप ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद उसने किसी ऐसे व्यक्ति को चुनौती दे दी है जो हारना नहीं जानता। संघर्ष की यह पहली लहर थी जो जल्द ही एक बड़े तूफान में बदलने वाली थी। अमरा ने अपनी कांपती उंगलियों से उस कागज के टुकड़े को उठाया जो मेज पर किसी जलते हुए अंगारे की तरह पड़ा था। वह 100 अरब की राशि कोई मजाक नहीं थी और न ही किसी नशेड़ी की गलती, क्योंकि उस पर किए गए हस्ताक्षर पूरी तरह से स्थिर और आधिकारिक थे। उसने रेस्तरां की धुंधली रोशनी में उस नाम को गौर से देखकर सोचा कि उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली है। उसे यकीन नहीं था कि वह आदमी एक साम्राज्य का स्वामी है। पूरी रात अमरा अपनी छोटी सी छत पर टहलती रही और उस चेक को बार बार देखती रही जैसे वह किसी दूसरे ग्रह की वस्तु हो। उसके मन में हजारों सवाल थे कि एक अरबपति खुद को शराबी और बेकार क्यों दिखाएगा, और उसने उस पर इतनी बड़ी रकम क्यों लगा दी। उसे अपनी सहेली सिया की चिंता भी सता रही थी, क्योंकि वह अब एक ऐसी आग में कूद चुकी थी जहां से वापस आने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें उसकी खिड़की पर पड़ी तो उसके घर के बाहर एक काली लंबी कार आकर रुकी जो किसी सैन्य वाहन जैसी मजबूत और शानदार दिख रही थी। एक लंबे कद के आदमी ने, जो पूरी तरह से काले सूट में था, उसे बड़े सम्मान के साथ बाहर आने का संकेत दिया। अमरा समझ गई कि यह आर्यन की ओर से पहला औपचारिक बुलावा है, जिसे वह ठुकराने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं थी। कार उसे शहर की सबसे ऊंची इमारत के सामने ले गई जहां मल्होत्रा एंटरप्राइजेस का विशाल लोगो चमक रहा था और सुरक्षा व्यवस्था किसी किले जैसी अभेद्य थी। उसे सीधे सबसे ऊपरी मंजिल पर ले जाया गया जहां की दीवारों पर दुनिया की सबसे महंगी कलाकृतियां सजी हुई थीं और खिड़की से पूरा शहर छोटा दिखाई दे रहा था। अमरा ने अपनी घबराहट को छिपाते हुए अपना सिर ऊंचा रखा और उस कमरे में दाखिल हुई जहां उसकी तकदीर लिखी जानी थी। कमरे के बीचों बीच एक विशाल मेज के पीछे वही आर्यन बैठा था,
लेकिन अब उसका चेहरा कल जैसा सुस्त या नशे में नहीं था। उसने एक बेहतरीन नीला सूट पहना था और उसके बाल करीने से संवरे हुए थे, जिससे उसका व्यक्तित्व किसी प्राचीन ग्रीक देवता जैसा प्रभावशाली लग रहा था। उसकी आंखें अब किसी बाज की तरह तेज और सतर्क थीं, जो अमरा के हर हाव भाव का बारीकी से विश्लेषण कर रही थीं और उसे परख रही थीं। आर्यन ने अपनी कुर्सी से उठकर अमरा की ओर कदम बढ़ाए और उसके चलने के अंदाज में एक अजीब सा राजसी आत्मविश्वास था जो कल गायब था। उसने एक ठंडी और गंभीर आवाज में कहा कि कल का नाटक केवल एक परीक्षा थी, जिसे अमरा ने बहुत ही शानदार तरीके से पार कर लिया है। अमरा को उसकी आवाज की गहराई ने अंदर तक हिला दिया, क्योंकि उसमें सत्ता की वह गूंज थी जिसे अनदेखा करना किसी के लिए संभव नहीं था। अमरा ने अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए पूछा कि उसने सिया की जगह उसे क्यों चुना और उस बड़ी राशि के पीछे उसका असली मकसद क्या है। आर्यन ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ जवाब दिया कि उसे एक ऐसी साथी की जरूरत थी जो डरे नहीं और समाज की नजरों में खुद को गिराने का साहस रखती हो। उसने स्वीकार किया कि वह जानता था कि अमरा असल में सिया नहीं है, बल्कि एक संकट प्रबंधन विशेषज्ञ है जो अपनी सहेली को बचा रही थी। उसने अमरा को एक फाइल थमाई जिसमें उसके परिवार और सिया के पिता के डूबते हुए व्यापार का पूरा कच्चा चिट्ठा मौजूद था, जिसे देखकर वह दंग रह गई। आर्यन ने समझाया कि उसके खुद के साम्राज्य में कुछ ऐसे गद्दार छिपे हुए हैं जो उसे मिटाने की साजिश रच रहे हैं और उन्हें पकड़ने के लिए उसे अमरा की चालाकी चाहिए। वह चाहता था कि अमरा उसकी मंगेतर बनकर दुनिया के सामने आए ताकि दुश्मन अपनी चालें चलने पर मजबूर हो जाएं। अमरा को महसूस हुआ कि वह एक ऐसे शतरंज के खेल का हिस्सा बन गई है जहां वह केवल एक प्यादा नहीं बल्कि रानी की भूमिका में थी। आर्यन की आंखों में एक अजीब सी तड़प और संकल्प था जो यह बता रहा था कि वह अपने परिवार की विरासत को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसने अमरा को प्रस्ताव दिया कि अगर वह उसका साथ देती है तो वह न केवल सिया को बल्कि उसके भविष्य को भी सुरक्षित कर देगा। अमरा ने उस चेक को मेज पर वापस रख दिया और कहा कि वह किसी की खरीदी हुई गुलाम बनकर काम नहीं करेगी बल्कि एक बराबर की साझीदार की तरह रहेगी। उसकी इस निडरता ने आर्यन को प्रभावित किया और उसने पहली बार अपनी कठोरता को त्याग कर एक सच्ची मुस्कान दिखाई जो उसके चेहरे की सुंदरता को और बढ़ा रही थी। दोनों के बीच एक अनकहा समझौता हुआ कि वे इस जंग को साथ मिलकर लड़ेंगे और गद्दारों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। आर्यन ने उसे खिड़की के पास ले जाकर नीचे फैले हुए व्यापारिक साम्राज्य को दिखाया और बताया कि कैसे उसके चाचा और कुछ बोर्ड सदस्य उसे सत्ता से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। उसने अपनी शराबी होने की छवि को केवल एक ढाल के रूप में इस्तेमाल किया था ताकि उसके दुश्मन उसे कमजोर समझकर अपनी चौकसी कम कर दें। अमरा ने महसूस किया कि आर्यन की बुद्धिमत्ता उसके डर से कहीं ज्यादा बड़ी थी और वह एक रणनीतिकार के रूप में बेजोड़ था। बातचीत के दौरान अमरा को पता चला कि आर्यन के माता पिता की मौत कोई दुर्घटना नहीं थी बल्कि एक सुनियोजित हत्या थी जिसका बदला वह अब लेना चाहता था। इस सच्चाई ने अमरा के मन में आर्यन के प्रति सहानुभूति पैदा की और उसकी नफरत धीरे धीरे एक सम्मान में बदलने लगी जो एक योद्धा के लिए दूसरे योद्धा के मन में होता है। उसने तय किया कि वह इस आदमी की मदद करेगी क्योंकि उसका उद्देश्य न्याय पाना था न कि केवल पैसा। अगले कुछ घंटों तक उन्होंने अपनी योजना के हर बारीक पहलू पर चर्चा की और यह तय किया कि वे दुनिया के सामने एक ऐसे जोड़े के रूप में पेश होंगे जो प्यार में पागल हैं। अमरा को अपनी पुरानी पहचान को पूरी तरह से मिटाना था और एक ऐसी रईस और निडर लड़की का रूप लेना था जो आर्यन के हर फैसले में उसके साथ खड़ी रहे। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा अभिनय होने वाला था जिसकी सफलता पर कई जानें निर्भर थीं। आर्यन ने उसे अपनी निजी सुरक्षा टीम से मिलवाया और उसे आधुनिक हथियारों और जासूसी उपकरणों के बारे में जानकारी दी जो उसे भविष्य के खतरों से बचाने के लिए जरूरी थे। अमरा ने उन उपकरणों को बड़ी सहजता से संभाला जिससे आर्यन को यकीन हो गया कि उसकी
पसंद गलत नहीं थी और यह लड़की किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती है। दोनों के बीच की दूरी अब कम हो रही थी और एक अटूट विश्वास की नींव पड़ रही थी। दोपहर होते होते अमरा के लिए बेहतरीन लिबास और गहने मंगाए गए, जो उसे एक साधारण लड़की से एक उच्च वर्गीय राजकुमारी में बदलने के लिए पर्याप्त थे। जब वह उन कपड़ों को पहनकर बाहर आई तो आर्यन की नजरें उस पर जम गईं और एक पल के लिए वह अपनी गंभीरता भूलकर उसे देखता रह गया। अमरा के चेहरे पर अब वह गंदगी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी चमक थी जो उसकी आंतरिक शक्ति और दृढ़ता को दर्शा रही थी। आर्यन ने धीरे से उसके पास आकर एक बेशकीमती अंगूठी उसकी उंगली में डाल दी और कहा कि अब से वह मल्होत्रा परिवार की होने वाली बहू है। यह स्पर्श केवल एक औपचारिकता नहीं था, बल्कि एक ऐसी जिम्मेदारी थी जिसे अमरा ने अपनी पूरी आत्मा से स्वीकार कर लिया था। उसने आर्यन की आंखों में देखते हुए वादा किया कि वह किसी भी गद्दार को जिंदा नहीं छोड़ेगी जो उनके रास्ते में आने की हिम्मत भी करेगा। पूरे दफ्तर में यह खबर आग की तरह फैल गई कि उनके मालिक ने एक अनजान लेकिन बेहद प्रभावशाली लड़की से सगाई कर ली है और अब वह बदल चुका है। कर्मचारियों के चेहरों पर हैरानी और डर के मिले जुले भाव थे, क्योंकि वे अब उस पुराने आर्यन को देख रहे थे जो अपनी क्रूरता के लिए मशहूर था। अमरा ने अपनी चाल में वही गरिमा और अधिकार का भाव पैदा किया जो एक रानी के लिए अनिवार्य होता है। आर्यन के मुख्य प्रतिद्वंद्वी और उसके सगे चाचा विक्रम मल्होत्रा को जब यह खबर मिली तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि उनकी सारी योजनाएं विफल हो रही थीं। उन्होंने तुरंत अपने गुर्गों को अमरा की पिछली जिंदगी का पता लगाने का आदेश दिया ताकि वे उसे ब्लैकमेल कर सकें या उसे रास्ते से हटा सकें। उन्हें अंदाजा नहीं था कि अमरा कोई साधारण मोहरा नहीं, बल्कि एक सुलझी हुई शिकारी है जो उन्हें ही दफन कर देगी। दफ्तर की विशाल कांच की दीवारों के पीछे से अमरा ने देखा कि कैसे लोग सत्ता के लिए अपनी नैतिकता को बेच देते हैं और कैसे पैसा रिश्तों को खोखला कर देता है। उसने आर्यन के अकेलेपन को महसूस किया, जो इतने बड़े साम्राज्य का मालिक होने के बावजूद खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता था। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह न केवल आर्यन की ढाल बनेगी, बल्कि उसके जीवन के इस अंधेरे को भी पूरी तरह खत्म कर देगी। शाम की चाय के दौरान आर्यन ने उसे बताया कि कल रात का वह चेक केवल एक शुरुआत थी और अगर वे सफल रहे तो वह उसे इतना कुछ देगा कि वह कल्पना भी नहीं कर पाएगी। अमरा ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे केवल सत्य और न्याय चाहिए, बाकी सब चीजें उसके लिए गौण हैं और वह अपनी शर्तों पर ही यह खेल पूरा करेगी। आर्यन ने उसके इस स्वाभिमान की सराहना की और उसके साथ अपनी अगली रणनीति साझा की। रात होते होते उन्होंने शहर के सबसे बड़े क्लब में जाने का फैसला किया ताकि दुनिया को अपनी मौजूदगी का एहसास करा सकें और दुश्मनों को उनकी गुफाओं से बाहर निकाल सकें। अमरा ने अपनी कमर पर एक छोटा सा चाकू छिपाया और अपने चेहरे पर एक विजयी मुस्कान ओढ़ ली, जो किसी भी पुरुष को मात देने के लिए काफी थी। वह जानती थी कि आज की रात से शिकार की शुरुआत होने वाली है और वह पूरी तरह तैयार थी। आर्यन ने कार का दरवाजा खोलते हुए उसका हाथ थामा और उसे अपनी बगल में बिठाया, जिससे एक ऐसी ऊर्जा का संचार हुआ जिसने दोनों के इरादों को और भी मजबूत बना दिया। वे अब केवल दो अजनबी नहीं थे, बल्कि एक ऐसे मिशन के साथी थे जिसमें हार का मतलब केवल मौत था और जीत का मतलब एक नया सवेरा। कार की हेडलाइट्स ने अंधेरी सड़क को चीरते हुए उनके आने का संकेत दे दिया था। शहर की रोशनी में मल्होत्रा एंटरप्राइजेस की गाड़ी एक तूफान की तरह आगे बढ़ रही थी, जबकि पीछे कई गाड़ियां उनका पीछा कर रही थीं, जो शायद मौत का पैगाम लेकर आई थी। अमरा ने ठंडे दिमाग से आर्यन की ओर देखा और उसने पाया कि आर्यन की उंगलियां उसकी पिस्तौल के ट्रिगर के पास थीं, जो किसी भी हमले का जवाब देने को तैयार थीं। यह एक नई शुरुआत थी जहां प्यार और जंग के बीच की रेखा पूरी तरह मिट चुकी थी। शहर के सबसे महंगे नाइट क्लब द वेलवेट रूम के बाहर गाइयों का तांता लगा हुआ था, जहां शहर के रईस अपनी काली करतूतों को छिपाने आते थे।
आर्यन ने जैसे ही कार का दरवाजा खोला, मीडिया के कैमरों की फ्लैश लाइट ने उन्हें घेर लिया और चारों ओर शोर मच गया। अमरा ने आर्यन का हाथ मजबूती से थाम रखा था और उसके चेहरे पर एक ऐसी शाही चमक थी जिसने सबको हैरान कर दिया। वह अपनी चाल में एक खास किस्म का अधिकार और गरिमा लेकर चल रही थी, जिसे देख कोई नहीं कह सकता था कि वह एक साधारण लड़की है। भीतर का माहौल संगीत और शोर से भरा था, जहां आर्यन ने तुरंत अपनी पुरानी पियक्कज वाली छवि को ओ लिया और डगमगाते हुए चलने का नाटक किया। उसने वेटर से शराब की पूरी बोतल मांगी और अमरा पर झुककर कुछ ऐसा कहा जिससे देखने वालों को लगा कि वह उसे परेशान कर रहा है। लेकिन असल में वह आर्यन अमरा के कान में उन लोगों के नाम फुसफुसा रहा था जो सामने सोफे पर बैठकर उन पर कारी नजर रख रहे थे। अमरा ने अपनी नकली नाराजगी दिखाई और उसे झिड़कते हुए अपनी पैनी नजरें उन संदिग्ध चेहरों पर टिका दी। क्लब के अंधेरे कोने में बैठा हुआ मल्होत्रा कॉरपोरेशन का कार्यकारी निदेशक खन्ना अपनी आंखों से आग उगल रहा था, क्योंकि उसे आर्यन के इस नए रूप से खतरा महसूस हो रहा था। उसने अपने बगल में खाए अंगरक्षक को कुछ निर्देश दिए और अमरा की हर हरकत पर नजर रखने को कहा ताकि वह उसकी कमजोरी को पहचान सके। खन्ना को लगा कि आर्यन का यह बदलाव केवल एक दिखावा है, लेकिन अमरा की आंखों में मौजूद वह आत्मविश्वास उसे अंदर तक बेचैन कर रहा था, जो किसी साधारण इंसान में नहीं होता। अमरा ने अपनी योजना के अनुसार आर्यन को अकेला छोड़ दिया और वीआईपी लाउंज की ओर बढ़ी, जहां वह खन्ना के कुछ करीबियों से जानकारी उगलवाने की कोशिश करना चाहती थी। उसने अपने पर्स से एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक जैमर निकाला, जिसे उसने आर्यन की लैब में देखा था, और उसे बुद्धिमानी से एक गमले के पीछे छिपा दिया। अब उस क्षेत्र के सभी सुरक्षा कैमरे और रिकॉर्डिंग डिवाइस कुछ समय के लिए बेकार हो गए थे, जिससे अमरा को अपना काम करने के लिए सुरक्षित गलियारा मिल गया था। तभी खन्ना का एक वफादार गुर्गा उसके रास्ते में आकर खजा हो गया और उसने अमरा को डराने की कोशिश करते हुए उसके चरित्र पर भद्दे कमेंट करना शुरू कर दिए। अमरा ने अपना आपा नहीं खोया, बल्कि उसने उस आदमी की कलाई को इतनी तेजी से मरोहा कि वह दर्द से कराह उठा और उसे अपनी ताकत का अंदाजा हो गया। उसने उस गुर्गे की आंखों में झांकते हुए धीमी आवाज में चेतावनी दी कि अगर उसने दोबारा उसके रास्ते में आने की हिम्मत की तो वह उसका हाथ काट देगी। आर्यन दूर से यह सब देख रहा था और उसे अपनी पसंद पर गर्व महसूस हो रहा था, क्योंकि अमरा केवल एक खूबसूरत चेहरा नहीं बल्कि एक घातक हथियार भी थी। उसने अपनी शराब की बोतल को फर्श पर पटककर तोड़ दिया, जिससे सबका ध्यान उसकी ओर चला गया और अमरा को अंधेरे में ओझल होने का मौका मिल गया। यह एक सोची समझी चाल थी ताकि दुश्मन का ध्यान भटकाया जा सके और अमरा अपना जासूसी का काम बिना किसी रुकावट के पूरा कर सके। अमरा ने खन्ना के निजी केबिन में घुसने में सफलता पाली और वहां रखे एक लैपटॉप से महत्वपूर्ण डेटा चोरी करना शुरू कर दिया, जो आर्यन के पिता की मौत से जुड़ा था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर बिजली की गति से चल रही थीं और उसे पता था कि उसके पास केवल कुछ ही मिनट बचे हैं इससे पहले कि सुरक्षा अलार्म बज जाए। उसने एक ऐसी फाइल खोजी जिसका नाम प्रोजेक्ट शैडो था और उसे तुरंत अपनी पेन ड्राइव में कॉपी कर लिया ताकि वह बाद में उसका विश्लेषण कर सके। तभी केबिन का दरवाजा खुला और खन्ना खुद भीतर दाखिल हुआ, जिसके हाथ में एक लोडेड पिस्तौल थी और उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान खेल रही थी जो उसकी जीत का संकेत दे रही थी। उसने अमरा को चोर कहते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी और कहा कि वह आर्यन की इस छोटी सी चाल को पहले ही समझ चुका था। अमरा ने ठंडे दिमाग से स्थिति का आकलन किया और बिना डरे खन्ना की आंखों में अपनी नजरें गजा दी ताकि वह उसे विचलित कर सके। खन्ना ने जैसे ही ट्रिगर दबाने की कोशिश की, अमरा ने मेज पर रखा एक भारी कांच का पेपरवेट उसकी ओर उछाल दिया, जिससे उसका निशाना चूक गया और गोली दीवार में जा लगी। अमरा ने इस मौके का फायदा उठाते हुए एक जबरदस्त किक खन्ना के पेट में मारी, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी पिस्तौल दूर जा गिरी। उसने तुरंत डेटा फाइल को सुरक्षित किया और केबिन से बाहर निकलने के लिए दूसरी खिड़की की ओर दौड़ लगा दी,
जहां आर्यन उसका इंतजार कर रहा था। आर्यन ने अपनी कार को क्लब के पिछले दरवाजे पर खजा कर रखा था और जैसे ही उसने अमरा को भागते हुए देखा, उसने इंजन की रफ्तार बढ़ा दी और उसे अंदर खींच लिया। पीछे से खन्ना के सुरक्षा कर्मियों ने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी थी, लेकिन आर्यन की कार बुलेट प्रूफ थी, इसलिए उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अमरा ने जोर जोर से सांस लेते हुए आर्यन को वह पेन ड्राइव दिखाई और मुस्कुराते हुए कहा कि अब उनके पास उन सभी गद्दारों के नाम और सबूत मौजूद हैं। कार अब शहर की सुनसान सड़कों पर दौड़ रही थी और आर्यन ने अपनी गंभीर आवाज में अमरा से पूछा कि क्या वह सुरक्षित है और उसे कहीं चोट तो नहीं लगी। अमरा ने सिर हिलाकर मना कर दिया और कहा कि आज की रात ने उसे यह सिखा दिया है कि राजनीति और व्यापार में कोई भी सगा नहीं होता है। उसने आर्यन के चेहरे पर वह दर्द देखा जो वह बरसों से छिपा रहा था और उसने महसूस किया कि वह इस आदमी के बहुत करीब आ चुकी है। वे आर्यन के एक गुप्त ठिकाने पर पहुंचे जो शहर से दूर पहाड़ियों पर स्थित एक आधुनिक विला था, जहां कोई भी उन्हें ढूंढ नहीं सकता था और सुरक्षा के काय इंतजाम थे। वहां पहुंचकर आर्यन ने अपना कोट उतारा और अमरा को पीने के लिए पानी दिया, जिसके बाद उन्होंने उस पेनड्राइव के डेटा को बाही स्क्रीन पर खोलकर देखना शुरू किया। जैसे जैसे फाइलें खुल रही थीं, आर्यन का चेहरा गुस्से से लाल होता जा रहा था, क्योंकि साजिश उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा भई थी। फाइलों से पता चला कि आर्यन के चाचा विक्रम मल्होत्रा ने एक अंतरराष्ट्रीय माफिया गिरोह के साथ मिलकर उसके पिता के जहाज को डुबोने की साजिश रची थी ताकि बीमा का पैसा मिल सके। अमरा ने उन दस्तावेजों को गौर से पढ़ा और महसूस किया कि इसमें कुछ सरकारी अधिकारियों के नाम भी शामिल थे जो इस भ्रष्टाचार के जाल में पूरी तरह से फंसे हुए थे। अब उनके पास केवल सबूत नहीं थे, बल्कि एक ऐसा हथियार था जो पूरे राजनीतिक गलियारे को हिला सकता था। आर्यन ने अमरा का हाथ पकड़कर उसे धन्यवाद दिया और कहा कि अगर वह आज उसके साथ नहीं होती तो वह कभी भी अपनी सच्चाई को दुनिया के सामने नहीं ला पाता। अमरा ने उसकी आंखों में एक सच्ची कृतज्ञता देखी जो किसी भी दौलत या चेक से कहीं ज्यादा कीमती थी, और उसे लगा कि उसकी मेहनत सफल हो गई है। उनके बीच एक ऐसा अनकहा रिश्ता बन रहा था जो न केवल नफरत और मजबूरी पर आधारित था, बल्कि गहरे विश्वास पर टिका था। उस रात उन्होंने सोने के बजाय अगली सुबह की रणनीति तैयार की और तय किया कि वे विक्रम मल्होत्रा के सबसे भरोसेमंद आदमी को अपनी ओर मिलाएंगे ताकि वह गवाही दे सके। अमरा ने अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए एक ऐसी योजना बनाई जिसमें रिस्क कम था, लेकिन परिणाम बहुत ही विनाशकारी होने वाले थे उन लोगों के लिए जिन्होंने अन्याय किया था। आर्यन ने उसकी हर बात को बेहद ध्यान से सुना और उसे पूरी छूट दी कि वह अपनी मर्जी से ऑपरेशन चला सके। खिड़की के बाहर अंधेरा छंट रहा था और सुबह की पहली किरणें पहाड़ियों को सुनहरा बना रही थीं, जो एक नई उम्मीद और एक नए संघर्ष की शुरुआत का प्रतीक थीं। अमरा ने महसूस किया कि अब वह केवल सिया की जगह नहीं, बल्कि खुद के वजूद के लिए इस लड़ाई को लड़ रही है और वह पीछे नहीं हटेगी। आर्यन ने उसे विश्वास दिलाया कि वह हर कदम पर उसकी रक्षा करेगा और वे साथ मिलकर इस साम्राज्य को फिर से पवित्र करेंगे। जैसे ही वे विला से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे थे, आर्यन को एक गुप्त संदेश मिला कि विक्रम ने अमरा के असली परिवार का पता लगा लिया है और वह उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। यह खबर अमरा के लिए किसी बिजली गिरने जैसी थी, लेकिन उसने अपनी कमजोरी को चेहरे पर नहीं आने दिया और अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया। आर्यन ने उसे सांत्वना दी और वादा किया कि उसके परिवार को कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसने पहले ही उन्हें सुरक्षित स्थान पर भेज दिया है। अमरा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह तुरंत संभल गई और उसने आर्यन को गले लगा लिया, क्योंकि पहली बार उसे किसी ने इतनी सुरक्षा और सम्मान का एहसास कराया था। आर्यन ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा कि अब भावुक होने का समय नहीं है, बल्कि उन दरिंदों को सबक सिखाने का समय है जिन्होंने उनकी जिंदगी बर्बाद की। उनके दिलों में अब प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी, जो किसी भी तूफान से नहीं बुझ सकती थी
और वे तैयार थे। अगले कुछ घंटों में उन्होंने अपनी पूरी टीम को सक्रिय कर दिया और शहर के अलग अलग हिस्सों में अपने जासूस तैनात कर दिए ताकि विक्रम की हर हरकत की खबर उन्हें मिलती रहे। अमरा ने अपने डिजिटल कौशल का उपयोग करके विक्रम के बैंक खातों को फ्रीज करने की कोशिश शुरू कर दी ताकि उसकी आर्थिक ताकत को कमजोर किया जा सके और उसे मजबूर किया जा सके। यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था जिसमें धैर्य और बुद्धिमानी का सबसे बड़ा रोल होने वाला था। दोपहर होते होते मल्होत्रा परिवार के मुख्यालय में एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई जहां आर्यन को अपनी बेगुनाही साबित करनी थी और विक्रम के काले कारनामों का पर्दाफाश करना था। अमरा ने एक नया और आधुनिक सूट पहना जो उसकी शक्तिशाली छवि को और निखार रहा था और वह आर्यन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस इमारत में दाखिल हुई। हर किसी की निगाहें उन पर जमी थीं क्योंकि वे जानते थे कि आज का दिन इतिहास बदलने वाला है। दफ्तर के गलियारों में सन्नाटा था, लेकिन हवा में भारी तनाव महसूस किया जा सकता था क्योंकि दोनों पक्षों के बीच की जंग अब अपने चरम पर पहुंचने वाली थी। अमरा ने महसूस किया कि आर्यन का हाथ थोड़ा कांप रहा था, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, आर्यन को एक नई ताकत मिली और वह सिर उठाकर हॉल की ओर भाग गया। अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था और केवल सत्य की जीत ही उन्हें इस चक्रव्यूह से बाहर निकाल सकती थी। मल्होत्रा पैलेस की चमक धमक आज रात अपने चरम पर थी, जहां शहर के सबसे प्रभावशाली और धूर्त लोग एकत्रित हुए थे। अमरा ने एक गहरे लाल रंग का गाउन पहना था जो उसकी सादगी और शक्ति का प्रतीक लग रहा था। उसने अपने बालों को एक ऊंचे जूड़े में बांधा था जिससे उसकी तीखी आंखों की चमक और भी बढ़ गई थी। आर्यन उसके बगल में खड़ा था। उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त और उसकी निगाहें शिकारी की तरह सतर्क थीं। वे जानते थे कि आज रात का हर कदम एक बिछाई गई बारूद पर था। अमरा ने भीड़ को स्कैन किया और महसूस किया कि यहां हर मुस्कान के पीछे एक जहरीला राज छिपा हुआ था। उसने देखा कि कैसे लोग आर्यन को देखते ही अपनी बातें बंद कर देते थे, जैसे वे किसी जिंदा भूत को देख रहे हों। उसकी सहेली सिया की चिंता अब उसके दिमाग के एक कोने में थी, लेकिन उसका मुख्य ध्यान उस मिशन पर था जो उसे आर्यन के साथ जोड़ता था। उसने अपने कान में लगे छोटे से माइक्रोफोन को धीरे से छुआ और अपनी टीम से सिग्नल मिलने का इंतजार करने लगी। विक्रम मल्होत्रा एक कोने में खड़े होकर शैंपेन का लुत्फ उठा रहे थे। जब उनकी नजर इस जोड़े पर पड़ी, उनके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई जो उनके इरादों की क्रूरता को साफ बयां कर रही थी। उन्होंने अमरा की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन अमरा ने केवल एक औपचारिक सिर हिलाकर उनकी उपस्थिति को नजरअंदाज कर दिया। इस छोटे से अपमान ने विक्रम के अहंकार को चोट पहुंचाई, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। उन्हें लगा कि यह लड़की केवल एक सजावटी वस्तु है जिसे आर्यन ने अपनी ढाल बनाया है। तभी शहर की कुछ रईस महिलाओं ने अमरा को घेर लिया और उसके पहनावे और पृष्ठभूमि पर तीखे सवाल दागने शुरू किए। वे उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थीं, क्योंकि वे उसके अचानक आए रसूख से जलती थीं। अमरा ने शांति से उनकी बातें सुनी और फिर एक ऐसा जवाब दिया जिसने उनकी बोलती बंद कर दी। उसने उनके परिवारों के उन घोटालों का जिक्र किया जिन्हें दबाने के लिए उन्होंने लाखों खर्च किए थे। उसकी बुद्धिमानी और साहस ने उन महिलाओं के चेहरों का रंग पूरी तरह से उड़ा दिया। आर्यन ने अमरा की चतुराई पर गर्व महसूस किया और उसे एक ड्रिंक ऑफर की, जबकि वह खुद अपनी योजना को अंजाम दे रहा था। उसने चुपके से विक्रम के निजी सचिव के पास जाकर एक ऐसा संदेश दिया जिसने उसे बेचैन कर दिया। आर्यन की उपस्थिति ने उस कमरे के तापमान को जैसे कम कर दिया था। हर कोई उसके अगले कदम से डरा हुआ था। उसने अमरा की कमर पर हाथ रखा, जो केवल एक दिखावा नहीं था, बल्कि एक सुरक्षात्मक कवच की तरह महसूस हो रहा था। अमरा ने पार्टी के शोर शराबे के बीच अपने मोबाइल पर उन गुप्त फाइलों को प्राप्त करना शुरू किया जिन्हें उनके जासूसों ने लीक किया था। वह जानती थी कि विक्रम के पास कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो उनकी पूरी योजना को चौपट कर सकते थे।
उसने आर्यन को एक हल्का इशारा किया, जिसका मतलब था कि उन्हें अब यहां से निकलने की जरूरत है। वे जानते थे कि उनकी हर हरकत पर कैमरों और सुरक्षा कर्मियों की नजरों का पहरा था। फिर भी अमरा के चेहरे पर एक अजीब सी शांति और दृढ़ता बनी रही। जैसे ही वे मुख्य द्वार की ओर बढ़े, विक्रम ने उनका रास्ता रोका और एक चेतावनी भरे लहजे में कुछ कहा। आर्यन ने उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया कि खेल अब उसके हाथों से निकल चुका है और उसे अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। अमरा ने देखा कि कैसे विक्रम के चेहरे पर डर की एक लकीर उभरी और गायब हो गई। वे बिना पीछे मुड़े कार की ओर बढ़े, जहां उनका ड्राइवर पहले से ही इंजन चालू करके खड़ा था। हवा में अब एक नया और गहरा खतरा महसूस होने लगा था। जैसे ही उनकी कार ने मुख्य गेट को पार किया, 3 काली गाड़ियां तेजी से उनके पीछे लग गईं। अमरा ने पीछे मुड़कर देखा और तुरंत अपनी सीट बेल्ट कस ली। उसे पता था कि यह कोई सामान्य पीछा नहीं था। आर्यन ने खुद स्टीयरिंग व्हील थाम लिया और कार की रफ्तार को बिजली की गति से बढ़ा दिया। सड़क पर टायर के घिसने की आवाज गूंजी और इंजन की दहाड़ ने रात के सन्नाटे को पूरी तरह से चीर दिया। यह एक मौत और जिंदगी के बीच की दौड़ होने वाली थी। अमरा ने अपने डैशबोर्ड से एक छोटा टैबलेट निकाला और पीछा करने वाली गाड़ियों की स्थिति को ट्रैक करना शुरू किया। उसने आर्यन को बताया कि बाईं ओर से एक गाड़ी उन्हें सड़क से उतारने की कोशिश कर रही है। आर्यन ने एक जबरदस्त कट मारा, जिससे पीछे वाली गाड़ी एक खंभे से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अमरा की सांसें तेज थीं, लेकिन उसका दिमाग बर्फ की तरह ठंडा था। वह हर मोड़ और खतरे का सटीक आकलन कर रही थी। उसे इस तरह के खतरनाक हालात को संभालने की पूरी आदत थी। गाड़ियां अब शहर के बाहरी इलाके के घुमावदार रास्तों पर पहुंच चुकी थीं, जहां रोशनी बहुत कम थी। आर्यन ने कार की हेडलाइट्स बंद कर दी और नाइट विजन चश्मे का इस्तेमाल करने लगा, ताकि वह दुश्मनों को चकमा दे सके। अमरा ने देखा कि कैसे आर्यन की उंगलियां स्टीयरिंग पर किसी उस्ताद की तरह नाच रही थीं। उसने महसूस किया कि आर्यन के भीतर का योद्धा अब पूरी तरह से जाग चुका था। पीछे आ रही 2 गाड़ियां लगातार गोलियां बरसा रही थीं, जिनकी आवाज कार की छत पर साफ सुनाई दे रही थी। अमरा ने कार के गुप्त कंपार्टमेंट से एक छोटा स्मोक ग्रेनेड निकाला और उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। अचानक हुए धुएं के गुबार ने पीछा करने वालों की दृष्टि को पूरी तरह से बाधित कर दिया, जिससे उनकी कार अनियंत्रित हो गई। आर्यन ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और एक तंग गली में कार को घुमा दिया, जहां से निकलना नामुमकिन लग रहा था। अमरा ने अपनी पिस्तौल निकाल ली थी और वह किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार थी। उसके चेहरे पर अब केवल प्रतिशोध की भावना बची हुई थी। अंततः वे उन गाड़ियों को पीछे छोड़ने में सफल रहे और एक पुराने गोदाम के पास पहुंचे, जो आर्यन का सुरक्षित ठिकाना था। कार रुकते ही अमरा ने राहत की एक लंबी सांस ली और आर्यन की ओर देखा, जो अभी भी सतर्क था। उसने देखा कि आर्यन के हाथ पर एक छोटी सी खरोंच आई थी, जिससे खून निकल रहा था। अमरा ने तुरंत अपनी ओढ़नी का एक टुकड़ा फाड़ा और बड़े प्यार से उसके घाव पर पट्टी बांधना शुरू किया। उन दोनों के बीच एक गहरा और अटूट सन्नाटा पसरा हुआ था। आर्यन ने अमरा के हाथ को अपने हाथ में लिया और उसे अपनी आंखों के करीब लाया, जिसमें एक अनकहा दर्द और आभार था। उसने कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसके लिए अपनी जान जोखिम में डालेगा। अमरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि यह केवल एक अनुबंध नहीं था, बल्कि एक न्याय की लड़ाई थी जिसमें वे साथ थे। उस गोदाम की मंद रोशनी में वे दोनों एक दूसरे के और भी करीब आ गए थे। उन्हें पता था कि कल की सुबह और भी बड़ी चुनौतियां लेकर आने वाली थी। अमरा ने उन फाइलों को फिर से खोलना शुरू किया, जो उसने पार्टी के दौरान डाउनलोड की थीं, और एक चौंकाने वाला सच पाया। विक्रम ने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय बैंक के साथ मिलकर आर्यन की संपत्ति को हड़पने के लिए जाली दस्तावेज तैयार किए थे। उसने आर्यन को दिखाया कि कैसे उसके अपने वकीलों ने उसके साथ गद्दारी की थी और
उसे अंधेरे में रखा था। आर्यन के चेहरे पर गुस्सा और निराशा का मिश्रण था, लेकिन अमरा ने उसे हौसला दिया। उन्होंने तय किया कि वे अगले दिन उन वकीलों को सबके सामने बेनकाब करेंगे। अमरा को महसूस हुआ कि सत्ता की इस भूख ने इंसानों को जानवरों से भी बदतर बना दिया है, जहां खून के रिश्ते बेमानी हो गए हैं। उसने आर्यन की ओर देखा और उसके भीतर के उस छोटे बच्चे को महसूस किया जिसे बरसों पहले धोखा दिया गया था। वह उसकी ढाल बनना चाहती थी, न केवल व्यापारिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी, ताकि वह फिर से मुस्कुरा सके। आर्यन ने उसकी नजरों को महसूस किया और एक हल्की मुस्कान दी जिसने अमरा के दिल को पिघला दिया। यह जंग अब व्यक्तिगत हो चुकी थी। उन्होंने रात के बाकी घंटे उस गोदाम के नक्शों और सुरक्षा योजनाओं को पढ़ने में बिताए ताकि वे पूरी तरह तैयार रह सके। अमरा ने अपनी टीम को अलर्ट रहने का निर्देश दिया और उन्हें शहर के विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर तैनात कर दिया। उसे पता था कि विक्रम अब शांत नहीं बैठेगा और वह अपनी पूरी ताकत से उन पर हमला करेगा। लेकिन अमरा के पास एक ऐसी योजना थी जिसे विक्रम कभी सोच भी नहीं सकता था। वह अपनी बुद्धिमानी का उपयोग करके उसे उसके ही बिछाए जाल में फंसाने वाली थी। बाहर बारिश फिर से शुरू हो गई थी और गोदाम की टिन की छत पर गिरने वाली बूंदों की आवाज एक युद्ध संगीत जैसी लग रही थी। अमरा ने खिड़की से बाहर देखा और सोचा कि कैसे उसकी जिंदगी एक साधारण डेट से इस खतरनाक मोड़ तक आ गई थी। उसे इस रोमांच में एक अजीब सी संतुष्टि मिल रही थी क्योंकि वह सही का साथ दे रही थी। आर्यन ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे भरोसा दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा। उनकी आंखों में जीत का एक साझा संकल्प साफत दिखाई दे रहा था। जैसे ही सूरज की पहली किरण ने क्षितिज को छुआ, उन्होंने अपनी अगली मंजिल की ओर बढ़ने का फैसला किया, जहां न्याय की अदालत लगने वाली थी। अमरा ने अपनी फाइलें समेटी और आर्यन के साथ बाहर की ओर बढ़ी, जहां ताजी हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। उन्हें पता था कि यह शांति केवल एक बड़े तूफान के आने से पहले की है, जो जल्द ही शहर को दहलाने वाला था। अमरा की उंगलियां अपनी पिस्तौल पर कसी हुई थीं और उसकी रूह एक नई जंग के लिए पूरी तरह तैयार थी। रास्ते में आर्यन ने अमरा को अपने बचपन की कुछ यादें सुनाई, जब उसका परिवार एक साथ खुश रहता था और साजिशों का कोई नामो निशान नहीं था। अमरा ने उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुना और महसूस किया कि आर्यन की कठोरता केवल एक रक्षात्मक कवच थी। उसने उसे आश्वासन दिया कि वे उस सुनहरे समय को वापस लाएंगे और हर उस इंसान को सजा दिलवाएंगे जिसने उनकी खुशियां छीनी थीं। आर्यन की आंखों में एक नई उम्मीद जगी और उसने अमरा का हाथ और भी मजबूती से थाम लिया। जब वे मुख्य सड़क पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शहर की पुलिस और मीडिया पहले से ही विक्रम के दफ्तर के बाहर जमा हो चुकी थी। अमरा ने महसूस किया कि उनके द्वारा फैलाया गया जाल अब बंद होने वाला है और विक्रम के बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसने अपने मोबाइल से एक आखिरी बटन दबाया जिसने उस दस्तावेज को सार्वजनिक कर दिया जो विक्रम के पतन का कारण बनने वाला था। अब केवल आमने सामने की उस लड़ाई का इंतजार था जहां केवल सच की ही जीत संभव थी और वे तैयार थे। अमरा ने एक बार फिर अपने कपड़ों को ठीक किया और अपनी मानसिक स्थिति को स्थिर किया। वह जानती थी कि उसे अब एक वीरांगना की तरह व्यवहार करना है। आर्यन ने कार रोकी और उसे देखते हुए कहा कि वह उसकी जिंदगी में आया सबसे खूबसूरत और खतरनाक मोड़ है। अमरा केवल मुस्कुराई और कार से बाहर निकली, जहां हजारों कैमरे उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। आज का दिन मल्होत्रा साम्राज्य के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाने वाला था, क्योंकि एक नई रानी ने अपना पद संभाल लिया था। मल्होत्रा कॉरपोरेशन की गगनचुंबी इमारत के भीतर तनाव की लहरें साफ महसूस की जा सकती थीं, जहां गलियारों की खामोशी किसी बड़े धमाके की आहट दे रही थी। आर्यन और अमरा जब मुख्य बोर्डरूम की ओर बढ़ रहे थे तो उनके पीछे चलने वाले पदचापों की आवाज संगमरमर के फर्श पर गूंज रही थी। कर्मचारियों की नजरों में एक अजीब सा डर और उत्सुकता थी, क्योंकि वे जानते थे कि आज का दिन
सत्ता के गलियारों में एक नया इतिहास रचने वाला है। अमरा ने अपनी मुट्ठियां कसी हुई थीं, क्योंकि उसे अपनी अंतरात्मा से खतरे का संकेत मिल रहा था। आर्यन का सबसे वफादार अंगरक्षक और सलाहकार रोहन, जो पिछले 10 सालों से साये की तरह उसके साथ था, अचानक आज सुबह से गायब हो गया था। बोर्डरूम के दरवाजे पर पहुंचने से ठीक पहले आर्यन को एक गुमनाम संदेश मिला, जिसमें रोहन के विश्वासघात की पुष्टि की गई थी, जिसने सबको चौंका दिया। अमरा ने देखा कि आर्यन के चेहरे पर एक पल के लिए हताशा की लकीर उभरी, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। उसे समझ आ गया था कि विक्रम ने उनके सबसे करीबी किले में सेंध लगा दी थी और अब उनकी हर गुप्त योजना उजागर थी। भीतर पहुंचते ही विक्रम मल्होत्रा ने एक फाइल हवा में लहराई और घोषणा की कि अमरा कोई राजकुमारी नहीं, बल्कि एक भाड़े की पेशेवर खिलाड़ी है। उसने अमरा की असली पहचान के दस्तावेज और उसकी पिछली नौकरियों की तस्वीरें बड़ी स्क्रीन पर प्रदर्शित कर दीं, जिससे बोर्ड के सदस्यों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। विक्रम का दावा था कि आर्यन ने कंपनी को धोखा देने के लिए एक बाहरी औरत के साथ मिलकर जाल बुना है। बोर्डरूम में मौजूद रईस शेयरधारकों के चेहरों पर संदेह और गुस्से के भाव उमड़ने लगे थे, जिससे आर्यन की स्थिति कमजोर हो गई। अमरा ने महसूस किया कि इस स्थिति को केवल शब्दों से नहीं जीता जा सकता। उसे उस मुख्य सर्वर तक पहुंचना होगा जहां रोहन ने सबूत छिपाए थे। उसने आर्यन को एक गुप्त संकेत दिया और सुरक्षा के कड़े घेरे को तोड़ते हुए चुपचाप पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गई। उसका लक्ष्य शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक छोटा सा फार्म हाउस था, जहां रोहन के छिपे होने की संभावना सबसे अधिक थी। उसे पता था कि उसके पास केवल 1 घंटा है, वरना बोर्ड के सदस्य आर्यन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देंगे और सब कुछ हार जाएंगे। बाहर निकलते ही अमरा ने अपनी मोटरबाइक की रफ्तार बढ़ा दी और घनी ट्रैफिक को चीरते हुए शहर की सीमा को पार करने की कोशिश करने लगी। उसके पीछे विक्रम के कुछ गुर्गे लगे हुए थे, जो उसे मंजिल तक पहुंचने से पहले ही खत्म कर देना चाहते थे। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस निकाला और पीछा करने वाली गाड़ियों के जीपीएस सिस्टम को जाम कर दिया। हवा की गति उसके चेहरे पर थपेड़े मार रही थी, लेकिन उसकी एकाग्रता केवल उस डिजिटल चाबी पर थी जो आर्यन के भविष्य को बचाने के लिए अनिवार्य थी। फार्म हाउस के चारों ओर कटीले तारों का घेरा था और 4 सशस्त्र गार्ड मुख्य द्वार पर तैनात थे, जो किसी भी घुसपैठिए को मारने के लिए तैयार थे। अमरा ने सीधे हमला करने के बजाय इमारत के पिछले हिस्से से दीवार फांदकर अंदर घुसने का फैसला किया, जहां झाड़ियां काफी घनी थीं। उसने अपने जूतों की आवाज को कम करने के लिए विशेष तकनीकों का उपयोग किया और साये की तरह अंधेरे में विलीन हो गई। उसकी आंखों में अब केवल वह सर्वर रूम था, जहां विश्वासघात के सारे सबूत एक छोटी सी चिप में सुरक्षित रखे गए थे। जैसे ही वह खिड़की से भीतर दाखिल हुई, उसे रोहन की आवाज सुनाई दी, जो किसी से फोन पर बात कर रहा था और अपनी अगली किश्त की मांग कर रहा था। अमरा का खून खौल उठा जब उसने सुना कि रोहन ने न केवल डेटा बल्कि आर्यन की व्यक्तिगत सुरक्षा के कोड भी बेच दिए थे। उसने बिना समय गंवाए रोहन के गले पर अपना चाकू टिका दिया और उसे चुप रहने का इशारा किया। रोहन की आंखों में मौत का डर साफ देखा जा सकता था, क्योंकि वह अमरा की युद्ध कौशल की क्षमता से अच्छी तरह वाकिफ था। अमरा ने रोहन से वह एनक्रिप्टेड पेन ड्राइव छीन ली, जिसमें विक्रम के साथ हुए सौदे की सारी रिकॉर्डिंग और असली प्रोजेक्ट शैडो के कच्चे दस्तावेज मौजूद थे। रोहन ने भागने की कोशिश की, लेकिन अमरा ने एक सटीक प्रहार से उसे वहीं ढेर कर दिया और उसे एक खंभे से बांध दिया। उसने तुरंत अपने लैपटॉप से डेटा को बोर्डरूम के मुख्य प्रोजेक्टर पर स्ट्रीम करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि समय रेत की तरह फिसलता जा रहा था और वहां आर्यन अकेले भेड़ियों के बीच घिरा हुआ था। उधर बोर्डरूम में विक्रम अपनी जीत का जश्न मना रहा था और सदस्यों को आर्यन के खिलाफ वोट देने के लिए उकसा रहा था, जो लगभग मान चुके थे। आर्यन शांति से बैठा अपनी घड़ी देख रहा था। उसे अमरा पर पूरा भरोसा था कि वह समय पर चमत्कार कर दिखाएगी।
जैसे ही मुख्य चेयरमैन ने वोटिंग की घोषणा की, अचानक कमरे की लाइटें टिमटिमाई और स्क्रीन पर विक्रम का चेहरा उभर आया। वह वीडियो कोई सामान्य क्लिप नहीं थी, बल्कि विक्रम और रोहन के बीच हुए काले सौदे का सजीव प्रमाण था। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया जब सबने विक्रम को यह कहते हुए सुना कि वह कंपनी की संपत्ति को हड़पने के लिए उसे दिवालिया घोषित करने वाला है। शेयरधारकों के चेहरे गुस्से से लाल हो गए और उन्होंने तुरंत विक्रम की गिरफ्तारी की मांग शुरू कर दी, जिससे माहौल पूरी तरह बदल गया। विक्रम ने भागने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसके हाथों में हथकड़ियां पहना दी गईं। आर्यन अपनी कुर्सी से उठा और उसने अपनी गहरी नजरों से विक्रम की ओर देखा, जो अब पूरी तरह हार चुका था। अमरा वापस इमारत में पहुंची। उसके कपड़े धूल से सने थे और माथे पर पसीना था, लेकिन उसकी आंखों में जीत की एक अनूठी चमक थी। आर्यन ने उसे देखते ही भीड़ के बीच से रास्ता बनाया और उसका हाथ थाम लिया, जो एक मूक आभार का प्रदर्शन था। बोर्ड के सदस्यों ने सर्वसम्मति से आर्यन को अपना पूर्ण समर्थन देने का वादा किया और विक्रम को बोर्ड से निष्कासित कर दिया। यह केवल एक व्यापारिक जीत नहीं थी, बल्कि विश्वास और साहस की एक महान विजय थी जिसने साम्राज्य को बचा लिया। अमरा को महसूस हुआ कि उसकी भूमिका अब केवल एक सलाहकार की नहीं रही, बल्कि वह आर्यन के जीवन का एक अविभाज्य अंग बन चुकी थी। उसने देखा कि कैसे आर्यन ने रोहन की गद्दारी को गरिमा के साथ संभाला और उसे कानून के हवाले कर दिया, बिना किसी व्यक्तिगत प्रतिशोध के। आर्यन की इस महानता ने अमरा के मन में उसके प्रति सम्मान को और भी गहरा कर दिया, जो अब प्रेम की सीमाओं को छूने लगा था। उन्होंने उस रात कार्यालय की छत पर खड़े होकर शहर की रोशनी को देखा और एक नई शुरुआत का संकल्प लिया। विक्रम के वकीलों ने अभी भी कानूनी दांव पेच चलने की कोशिश की, लेकिन अमरा द्वारा लाए गए सबूत इतने पुख्ता थे कि उनका बचना नामुमकिन था। अमरा ने व्यक्तिगत रूप से उन सभी पीड़ितों की सूची बनाई जिन्हें विक्रम ने वर्षों से परेशान किया था, ताकि उन्हें न्याय मिल सके। उसने महसूस किया कि असली ताकत दूसरों को दबाने, क्रैमन नहीं, बल्कि उन्हें उठाने में होती है, जैसा कि आर्यन कर रहा था। कंपनी के शेयर की कीमतें आसमान छूने लगी थीं और निवेशकों का भरोसा फिर से बहाल हो गया था, जो एक बड़ी सफलता थी। आर्यन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जहां उसने घोषणा की कि अमरा न केवल उसकी मंगेतर है, बल्कि कंपनी की नई रणनीतिक प्रमुख भी होगी। अमरा के लिए यह एक बड़ा सम्मान था, जिसे उसने पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार किया। हालांकि उसे पता था कि चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। उसने अपनी सहेली सिया को फोन किया और उसे बताया कि अब वह सुरक्षित है और उसे किसी जबरन शादी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिया की खुशी के आंसू अमरा के लिए सबसे बड़ा इनाम थे, जिसने उसे अपनी मेहनत का मूल्य समझाया। उस रात जब वे घर लौटे, तो घर का माहौल काफी शांत और सुकून भरा था, जैसे कोई भारी बोझ उनके कंधों से हट गया हो। आर्यन ने अमरा के लिए खुद कॉफी बनाई और दोनों ने बगीचे में बैठकर अपनी पुरानी यादों और भविष्य की योजनाओं के बारे में लंबी बातें की। अमरा ने पहली बार आर्यन को हंसते हुए देखा था, जो उसके दिल को छू गया और उसे लगा कि उसकी सारी कोशिशें सफल रहीं। वे जानते थे कि आने वाला समय और भी रोमांचक होगा, लेकिन अब वे अकेले नहीं थे। अमरा ने महसूस किया कि उसकी काबिलियत को पहचानने वाला कोई मिल गया है और उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतना सुरक्षित महसूस नहीं किया था। आर्यन ने उसे बताया कि वह हमेशा से एक ऐसी साथी की तलाश में था जो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। उनकी बातचीत में अब व्यापारिक औपचारिकताओं की जगह एक कोमल एहसास ने ले ली थी, जो उनके बीच के खिंचाव को दर्शा रहा था। रात की चांदनी में उनका रिश्ता और भी प्रगाढ़ होता जा रहा था, जो एक सुंदर भविष्य की ओर संकेत था। हालांकि विक्रम के कुछ वफादार अभी भी बाहर घूम रहे थे, लेकिन अमरा और आर्यन ने अपनी सुरक्षा को इतना मजबूत कर लिया था कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था।
अमरा ने सुरक्षा प्रोटोकॉल को पूरी तरह से नया रूप दिया और हर कर्मचारी की पृष्ठभूमि की जांच फिर से करवाई ताकि कोई दूसरा रोहन पैदा न हो सके। उसने तकनीक और मानव बुद्धि का ऐसा संगम तैयार किया जो कॉरपोरेट जगत के लिए एक उदाहरण बन गया। आर्यन उसके हर फैसले का समर्थन कर रहा था, जिससे उसकी शक्ति और भी बढ़ गई थी। अगले दिन उन्होंने कंपनी के मुख्यालय में एक बड़ी सभा का आयोजन किया, जहां उन्होंने वफादार कर्मचारियों को पुरस्कृत किया और कंपनी की नई पारदर्शिता नीति की घोषणा की। अमरा ने मंच से भाषण दिया, जिसने सबका दिल जीत लिया और उसे एक मसीहा के रूप में देखा जाने लगा। आर्यन ने उसे गर्व से देखा और महसूस किया कि उसने न केवल अपना साम्राज्य बचाया है, बल्कि एक रत्न भी खोजा है। उनकी जोड़ी अब पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई थी, जिसे लोग न्याय का प्रतीक मानने लगे थे। अमरा ने अपनी पुरानी जिंदगी और इस नई विलासिता के बीच के संतुलन को बनाए रखने का प्रयास किया। वह कभी नहीं भूली कि वह कहां से आई है। उसने अनाथालयों और शिक्षा के क्षेत्र में दान देने के लिए एक नया विंग शुरू किया, ताकि समाज के गरीब तबके को भी लाभ मिल सके। आर्यन ने उसकी इस सोच को सराहा और उसे हर संभव संसाधन उपलब्ध कराए, ताकि वह अपने सपनों को पूरा कर सके। उनका उद्देश्य अब केवल पैसा कमाना नहीं, बल्कि एक बेहतर समाज का निर्माण करना बन गया था। अंत में उस शाम उन्होंने एक छोटी सी निजी पार्टी रखी, जहां केवल उनके सबसे करीबी लोग ही आमंत्रित थे और जहां कोई मुखौटा नहीं था। अमरा ने महसूस किया कि उसने न केवल एक युद्ध जीता है, बल्कि अपनी असली पहचान भी पाली है। आर्यन ने उसके पास आकर धीमी आवाज में कुछ कहा, जिसने उसके चेहरे पर एक गहरी लाली ला दी और उसे भविष्य के सुनहरे सपनों में डुबो दिया। यह उनके जीवन का सबसे सुखद अध्याय था, जहां गद्दारी का अंत हुआ और वफादारी का उदय हुआ। आर्यन का आलीशान विला रात के अंधेरे में एक किले की तरह खड़ा था, जहां हवाओं की सरसराहट किसी आने वाले खतरे का संकेत दे रही थी। चारों ओर घना सन्नाटा था, लेकिन सुरक्षा प्रणालियों की नीली बत्तियां लगातार टिमटिमा रही थीं, जो ये बता रही थीं कि भीतर एक गहरी सतर्कता बढ़ती जा रही है। अमरा और आर्यन ने खिड़की से बाहर देखते हुए महसूस किया कि आज की रात उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा होने वाली है। बिजली कड़कने की गूंज ने माहौल को और भी अधिक तनावपूर्ण बना दिया था। अमरा ने अपनी काली कॉम्बैट ड्रेस पहनी हुई थी और उसकी कमर पर बंधा हुआ चाकू उसकी तैयारी को दर्शा रहा था। उसने सुरक्षा मॉनिटरों की स्क्रीन पर अपनी निगाहें जमा रखी थीं और हर छोटी हलचल का बारीकी से विश्लेषण कर रही थी, ताकि कोई भी चूक न हो। उसके चेहरे पर एक ठंडी दृढ़ता थी, जो यह बताती थी कि वह केवल एक साधारण सलाहकार नहीं, बल्कि एक प्रशिक्षित योद्धा है। आर्यन ने उसके पास आकर अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और उसे भरोसा दिलाया कि वे जीतेंगे। मुख्य हॉल के बीचों बीच आर्यन अपने पिता की पुरानी तस्वीर को देख रहा था, जैसे वह उनसे अंतिम लड़ाई के लिए आशीर्वाद और साहस मांग रहा हो। उसके हाथ में एक आधुनिक पिस्तौल थी और उसका पूरा शरीर एक शिकारी की तरह सजग था, जो किसी भी समय हमला करने को तैयार था। उसने अपनी पुरानी शराबी छवि को अब हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया था और एक असली उत्तराधिकारी के रूप में उभर कर सामने आया था। उसकी आंखों में प्रतिशोध की एक ऐसी ज्वाला थी जो किसी भी शत्रु को भस्म कर सकती थी। अचानक विला की बाहरी बाउंड्री पर लगे सेंसरों ने अलार्म बजाना शुरू कर दिया, जिसका मतलब था कि दुश्मन के गुर्गों ने हमला कर दिया है। विक्रम मल्होत्रा के द्वारा भेजे गए भाड़े के हथियारे पूरी तरह से सशस्त्र थे और वे अंधेरे का फायदा उठाकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। अमरा ने तुरंत मुख्य बिजली आपूर्ति काट दी, ताकि विला पूरी तरह से अंधेरे में डूब जाए और वे अपनी रणनीति को अंजाम दे सके। रात की खामोशी अब गोलियों की गूंज और कांच के टूटने की आवाजों से पूरी तरह भंग हो गई थी। विला के भीतर का अंधेरा अब अमरा के लिए एक ढाल बन गया था, क्योंकि वह इस वातावरण में लड़ना बखूबी जानती थी। उसने अपने नाइट विजन चश्मे लगाए
और साये की तरह गलियारों में घूमते हुए घुसपैठियों को एक एक करके निशाना बनाना शुरू किया। उसकी चालों में एक ऐसी फुर्ती और सटीकता थी जिसे देख शत्रु भी सहम गए, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक लड़की इतनी खतरनाक हो सकती है। अमरा की हर किक और पंच किसी लोहे की छड़ की तरह प्रहार कर रहे थे, जिससे दुश्मन धराशायी हो रहे थे। आर्यन ने मुख्य प्रवेश द्वार को संभाला हुआ था, जहां सबसे भारी गोलीबारी हो रही थी, और वह बड़ी बहादुरी से दुश्मनों का मुकाबला कर रहा था। उसने कवर लेते हुए उन गुर्गों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया जो हॉल के अंदर जबरन घुसने की कोशिश कर रहे थे। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, लेकिन उसका लक्ष्य एकदम साफ था और उसकी उंगलियां ट्रिगर पर बहुत ही स्थिर थीं। उसने महसूस किया कि यह लड़ाई केवल सत्ता की नहीं, बल्कि उसके परिवार के आत्मसम्मान और गौरव की रक्षा की है। दुश्मनों का नेतृत्व एक विशालकाय और क्रूर आदमी कर रहा था, जिसका नाम शेरा था, जो शहर के सबसे खतरनाक अपराधियों में गिना जाता था। उसने अपनी भारी मशीन गन से अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे विला की कीमती मूर्तियां और पेंटिंग्स चकनाचूर हो गईं। अमरा ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और ऊपरी बालकनी से नीचे कूदते हुए सीधे शेरा के ऊपर हमला कर दिया। शेरा ने उसे दूर फेंकने की कोशिश की, लेकिन अमरा की पकड़ उसके गले पर बहुत ही मजबूत थी और उसने उसे बेबस कर दिया। शेरा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अमरा को दीवार से दे मारा, जिससे उसे गहरी चोट लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और तुरंत खुद को संभाल लिया। उसने शेरा की आंखों में सीधे झांकते हुए उसे चुनौती दी कि वह अपनी बंदूकों के बिना लड़कर दिखाए, जिससे उसका अहंकार जाग उठा। दोनों के बीच शुरू हुई शारीरिक जंग में अमरा की तकनीक और चपलता शेरा की ताकत पर भारी पड़ रही थी। आर्यन ने दूर से यह देखा और वह अमरा की बहादुरी और उसके अटूट साहस को देखकर दंग रह गया। इसी बीच विला के पिछले हिस्से से कुछ और हमलावर अंदर घुस आए, जो सीधे सर्वर रूम की ओर बढ़ रहे थे, जहां महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे थे। आर्यन ने उन्हें रोकने के लिए एक ग्रेनेड का इस्तेमाल किया, जिसने पूरे कमरे को धुएं और आग के गोले में बदल दिया। उसने वीरता का परिचय देते हुए आग की लपटों के बीच से होकर दुश्मनों को पकड़ा और उन्हें आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। उसकी इस आक्रामकता ने दुश्मनों के हौसले पस्त कर दिए थे और वे अब जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे थे। अमरा ने अपने चाकू का इस्तेमाल करके शेरा के पैर पर एक सटीक वार किया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से कराह उठा। उसने उसे दबोच लिया और उसके सिर पर अपनी पिस्तौल तानते हुए उससे विक्रम के अगले ठिकाने का पता पूछा। शेरा की आंखों में पहली बार मौत का खौफ दिखाई दिया और उसने अपनी जान बचाने के लिए सारे राज उगलने शुरू कर दिए। अमरा ने एक विजयी मुस्कान के साथ उसे वहीं बांध दिया और आर्यन को सूचना दी कि उनका मुख्य काम लगभग पूरा हो गया है। बाहर पुलिस की सायरन की आवाजें सुनाई देने लगी थीं, जिसे आर्यन ने अपनी योजना के अनुसार सही समय पर कॉल किया था। पुलिस की टुकड़ी ने विला को चारों ओर से घेर लिया और बचे हुए अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया, जिससे स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में आ गई। अमरा और आर्यन एक दूसरे के करीब खड़े होकर भारी सांसें ले रहे थे। उनके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर चोट के निशान थे, लेकिन उनकी आंखों में वह सुकून था जो केवल सत्य की जीत के बाद ही प्राप्त होता है और महसूस किया जा सकता है। विक्रम मल्होत्रा को उसी रात उसके गुप्त ठिकाने से पुलिस ने पकड़ लिया, क्योंकि शेरा द्वारा दी गई जानकारी एकदम सटीक निकली थी। जैसे ही उसे हथकड़ी लगाई गई, उसे अपनी हार का एहसास हुआ और उसकी आंखों में वह घमंड गायब हो गया जिसने उसे अंधा बना रखा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण सी दिखने वाली लड़की और एक शराबी भतीजा मिलकर उसका पूरा साम्राज्य ढा देंगे। यह न्याय की एक ऐसी जीत थी जिसे आने वाले कई वर्षों तक समाज के बीच याद रखा जाना था। विला के मलबे के बीच खड़े होकर आर्यन ने अमरा का हाथ थामा और उससे माफी मांगी कि उसे इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ना पड़ा।
अमरा ने उसका हाथ दबाया और कहा कि यह सब करना उसका कर्तव्य था, क्योंकि वह केवल उसकी साथी नहीं बल्कि उसकी रक्षक भी थी। उनके बीच का यह बंधन अब व्यापारिक समझौतों से कहीं ऊपर उठ चुका था और एक आत्मिक जुड़ाव में बदल गया था। उन्होंने महसूस किया कि इस रात के बाद उनकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी और वे एक नए सफर की शुरुआत करेंगे। सूरज की पहली किरण ने विला की छत को छुआ, जिससे रात की वह काली छाया धीरे धीरे गायब होने लगी और एक नया उजाला फैल गया। अमरा ने ठंडी हवा में एक लंबी सांस ली और महसूस किया कि उसने अपनी सहेली सिया और आर्यन दोनों के जीवन को सुरक्षित कर लिया है। आर्यन ने उसके करीब आकर धीमी आवाज में उसे अपनी ताकत बताया और वादा किया कि वह हमेशा उसका सम्मान करेगा। वे दोनों अब एक ऐसी टीम थे जिसे दुनिया की कोई भी ताकत आसानी से नहीं तोड़ सकती थी। घर के नौकरों ने सफाई का काम शुरू कर दिया था, लेकिन उन गोलियों के निशान दीवारों पर हमेशा के लिए उस संघर्ष की गवाही देने वाले थे। अमरा ने अपने बिखरे हुए बालों को ठीक किया और अपनी पुरानी पहचान को पूरी तरह से विदा कर दिया, क्योंकि अब वह एक नई अमरा थी। उसे अपनी काबिलियत पर गर्व था और उसे पता था कि उसने जो कुछ भी किया वह सही था और नैतिकता के अनुकूल था। आर्यन ने उसे अपने साथ चलने को कहा ताकि वे इस साम्राज्य को फिर से खड़ा कर सके। शहर के लोग इस घटना के बारे में सुनकर हैरान थे और मीडिया में आर्यन और अमरा की बहादुरी के किस्से प्रमुखता से छपने लगे थे। विक्रम मल्होत्रा के भ्रष्टाचार का पूरा चिट्ठा अब जनता के सामने था, जिससे मल्होत्रा कॉरपोरेशन की छवि और भी अधिक सुधर गई थी, क्योंकि गद्दारों को बाहर कर दिया गया था। अमरा को एक नायिका के रूप में देखा जा रहा था, जिसने अपनी बुद्धिमानी से एक पूरे परिवार को विनाश से बचा लिया था। वह इस सम्मान के लायक थी क्योंकि उसने अपनी जान की परवाह नहीं की थी। अमरा ने तय किया कि वह अब अपनी संकट प्रबंधन एजेंसी को एक नए स्तर पर ले जाएगी, जहां वह निर्दोष लोगों की मदद कर सके। आर्यन ने उसे आर्थिक और नैतिक रूप से पूरा सहयोग देने का वचन दिया, जिससे उनके रिश्ते की नींव और भी अधिक मजबूत हो गई। उन्होंने महसूस किया कि पैसा और शोहरत तो आती जाती रहती है, लेकिन जो चरित्र और साहस उन्होंने दिखाया वह हमेशा अमर रहेगा। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा सबक था कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सत्य जीतता है। रात के उस खौफनाक मंजर के बाद विला के बगीचे में फिर से फूल खिलने लगे थे और शांति का माहौल वापस लौट आया था, जो बहुत सुखद था। अमरा ने अपनी सहेली सिया को बुलाया और उसे पूरी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर सिया की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए और वह गदगद हो गई। सिया ने अमरा को गले लगा लिया और उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रेरणा बताया, क्योंकि अमरा ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया था। अब किसी के पास भी डरने की कोई वजह नहीं बची थी। आर्यन ने कंपनी के मुख्यालय में एक विशेष स्मारक बनाने का निर्णय लिया, जो उन लोगों को समर्पित होगा जिन्होंने सच्चाई का साथ दिया और कभी नहीं झुके। उसने अमरा को इस परियोजना का प्रमुख बनाया ताकि उसकी दूरदर्शिता और नैतिकता की छाप आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक का काम कर सके। अमरा ने इस जिम्मेदारी को बड़े गर्व के साथ स्वीकार किया और अपनी पूरी ऊर्जा के साथ इसे पूरा करने में जुट गई। उनकी कहानी अब केवल एक संघर्ष नहीं, बल्कि एक महान प्रेरणा बन चुकी थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, विला के घाव भरते गए, लेकिन अमरा और आर्यन के दिलों में उस रात की यादें हमेशा के लिए अंकित हो गईं। वे अक्सर शाम को उसी खिड़की के पास बैठकर बातें करते थे, जहां से उन्होंने पहली बार खतरे को आते हुए देखा था। उनके चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि एक विजयी मुस्कान होती थी, जो यह बताती थी कि वे हर मुश्किल से ऊपर उठ चुके हैं। यह अंत नहीं था, बल्कि एक ऐसे भविष्य की शुरुआत थी जहां न्याय सर्वोपरि होने वाला था। अंततः उस रात की खामोशी ने एक शक्तिशाली साम्राज्य के पुनर्जन्म का मार्ग प्रशस्त किया, जिसे गद्दारों ने लगभग खत्म ही कर दिया था। अमरा ने अपनी आंखों में एक नई चमक के साथ आर्यन की ओर देखा और उसे पता था कि उनके सामने अब अनंत संभावनाएं खुली हुई हैं।
उन्होंने साथ मिलकर एक ऐसी विरासत का निर्माण किया जो केवल धन पर नहीं बल्कि ईमानदारी, साहस और अटूट प्रेम पर आधारित थी। यह उनके जीवन की सबसे कठिन लेकिन सबसे सफल और सार्थक यात्रा थी जो सफल रही। रात का वह तूफान अब पूरी तरह थम चुका था और उसकी जगह एक ठंडी और सुहावनी सुबह ने ले ली थी जो शांति लेकर आई थी। अमरा ने अपनी उंगलियों को आर्यन की उंगलियों में फंसाया और उन्होंने एक साथ क्षितिज की ओर देखा, जहां नया सूरज अपनी पूरी भव्यता के साथ उदय हो रहा था। उनकी कहानी का यह अध्याय समाप्त हो चुका था, लेकिन उनकी वीरता की गूंज अभी भी उस विला की दीवारों और शहर के गलियारों में साफ सुनाई दे रही थी। वे तैयार थे। सूरज की पहली किरण ने मल्होत्रा मुख्यालय की कांच की दीवारों को एक सुनहरी आभा से भर दिया, जिससे पूरे शहर का परिदृश्य बहुत ही जादुई लग रहा था। आधी रात के उस भीषण तूफान और हिंसा के बाद यह शांत सुबह एक सुखद राहत की तरह महसूस हो रही थी, जहां हवा में अब बदलाव की महक घुली हुई थी। अमरा ने अपनी खिड़की से बाहर देखते हुए गहराई से महसूस किया कि अराजकता का अंत हो गया है और एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। उसकी आंखों में थकान नहीं थी, बल्कि एक विजेता का गहरा संतोष झलक रहा था। आर्यन अब शहर के लिए केवल एक बिगड़ा हुआ अमीरजादा नहीं रह गया था, बल्कि वह एक न्यायप्रिय और शक्तिशाली प्रशासक के रूप में उभरकर सबके सामने आया था। मीडिया और व्यापारिक जगत में उसकी चतुराई और साहस की चर्चाएं हर तरफ गूंज रही थीं, जिसने मल्होत्रा साम्राज्य की गिरती हुई साख को फिर से ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। उसने शराब की बोतलों को त्याग दिया था और अब उसकी उंगलियां केवल महत्वपूर्ण व्यापारिक दस्तावेजों पर चलती थीं। उसकी इस कायापलट ने उसके दुश्मनों के दिलों में भी एक अनजाना डर और सम्मान पैदा कर दिया था। अमरा ने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसका मानना था कि एक संकट प्रबंधन विशेषज्ञ के रूप में उसका काम अब पूरी तरह समाप्त हो चुका है। उसने अपनी सहेली सिया को वह सुरक्षा और सम्मान वापस दिला दिया था जिसका उसने उससे वादा किया था, और साथ ही आर्यन को उसके खोए हुए साम्राज्य की चाबियां सौंप दी थीं। उसने अपने उन पुराने कपड़ों को पहन लिया जिन्हें पहनकर वह पहली बार आर्यन से मिली थी। उसे इस सादगी में एक अजीब सी आजादी और सुकून मिल रहा था जो रईसों की दुनिया में नहीं था। अदालत ने विक्रम मल्होत्रा और उसके सभी साथियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिससे न्याय की वह मशाल फिर से जल उठी थी जो वर्षों से बुझी हुई थी। उन सभी गवाहों और सबूतों ने, जिन्हें अमरा ने अपनी जान जोखिम में डालकर इकट्ठा किया था, विक्रम के अहंकार को मिट्टी में मिला दिया था। भ्रष्टाचार का वह काला किला अब पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था और निर्दोष लोगों को उनकी खोई हुई संपत्तियां वापस मिलनी शुरू हो गई थीं। समाज में यह संदेश साफ गया था कि कोई भी अपराधी कानून और सत्य से ऊपर नहीं होता। बोर्ड के सदस्यों ने एक विशेष सभा बुलाई, जहां उन्होंने सार्वजनिक रूप से अमरा के प्रति अपना आभार व्यक्त किया और उसे कंपनी का आजीवन मानद सदस्य घोषित किया। आर्यन ने सभा के बीच खड़े होकर घोषणा की कि अब से मल्होत्रा कॉरपोरेशन केवल मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि ईमानदारी और पारदर्शिता के सिद्धांतों पर कार्य करेगा। उसने पुराने भ्रष्ट अधिकारियों को हटाकर मेहनती और ईमानदार युवाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया। अमरा ने दूर से यह सब देखा और महसूस किया कि आर्यन ने अपने पिता के अधूरे सपनों को पूरा करना शुरू कर दिया है। सिया अपनी सहेली अमरा से मिलने आई और उसने रोते हुए उसे गले लगा लिया, क्योंकि अमरा की वजह से ही वह एक नरक जैसी जिंदगी से बच पाई थी। उसने अमरा को अपनी प्रेरणा बताया और कहा कि वह भी अब अपनी पहचान बनाने के लिए मेहनत करेगी और किसी के सामने कभी नहीं झुकेगी। अमरा ने अपनी सहेली को हौसला दिया और उसे समझाया कि असली ताकत हमारे भीतर की इच्छा शक्ति में होती है, किसी बाहरी सहारे में नहीं। दोनों सहेलियों के बीच का यह भावुक पल उनके अटूट विश्वास और दोस्ती का एक बड़ा प्रमाण था। अमरा ने अपना बैग उठाया और आर्यन के दफ्तर की ओर अंतिम बार कदम बढ़ाए,
ताकि वह उसे औपचारिक रूप से अलविदा कह सके और अपनी चाबियां सौंप सके। दफ्तर के बाहर सुरक्षा कर्मियों ने उसे सलाम किया, जो इस बात का प्रतीक था कि अब वे उसे एक मामूली लड़की नहीं बल्कि अपनी मालकिन मानते थे। हॉल में सन्नाटा था, लेकिन हवा में एक अनकही बेचैनी महसूस की जा सकती थी, जैसे कोई अधूरा काम अभी भी बचा हुआ हो। अमरा ने एक गहरी सांस ली और उस विशाल लकड़ी के दरवाजे को धीरे से धक्का देकर अंदर प्रवेश किया। आर्यन अपनी मेज के पीछे शांत बैठा था। उसके सामने वही 100 अरब का चेक पड़ा था, जिसे उसने पहली मुलाकात में अमरा की ओर सरकाया था। उसने अपना सिर उठाया और उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द और दृढ़ता थी, जो अमरा के कदमों को वहीं रोकने के लिए काफी थी। उसने अमरा से पूछा कि क्या वह वाकई इस साम्राज्य और उसे छोड़कर वापस अपनी पुरानी और संघर्षपूर्ण दुनिया में जाना चाहती है। अमरा एक पल के लिए ठिठक गई, लेकिन उसने अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए जाने का फैसला दोहराया और चाबियां मेज पर रख दी। आर्यन ने उस चेक को उठाया और अमरा की आंखों के सामने उसे 2 टुकड़ों में फाड़ दिया, जिससे अमरा पूरी तरह से हैरान रह गई और चुप खड़ी रही। उसने कहा कि अमरा की कीमत कोई पैसा या चेक नहीं लगा सकता, क्योंकि उसने जो कुछ भी उसके लिए किया है वह अनमोल और अद्वितीय है। आर्यन अपनी कुर्सी से उठा और धीरे धीरे अमरा के पास आया। उसकी परछाई अमरा पर पड़ रही थी, जिससे कमरे का माहौल और भी गंभीर हो गया। उसने अमरा का हाथ थामा और उसे अपनी आंखों की गहराई में झांकने के लिए विवश कर दिया। उसने अमरा से कहा कि वह केवल एक संकट विशेषज्ञ नहीं थी, बल्कि वह उसके जीवन का वह प्रकाश थी जिसने उसे अंधकार और विनाश से बाहर निकाला था। उसने स्वीकार किया कि वह अमरा के बिना इस साम्राज्य को नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि उसे उसकी बुद्धिमत्ता और उसके साहस की हर पल सख्त जरूरत होगी। आर्यन की आवाज में एक ऐसी सच्चाई और समर्पण था जिसने अमरा के कठोर इरादों को भी धीरे धीरे पिघलाना शुरू कर दिया था। अमरा ने महसूस किया कि उसका दिल भी अब उसी धड़कन के साथ धड़क रहा था। आर्यन ने घुटनों पर बैठकर अमरा के सामने एक नई और सादी अंगूठी पेश की, जो किसी दिखावे के लिए नहीं बल्कि एक सच्चे बंधन का वादा थी। उसने अमरा को अपना जीवन साथी और मल्होत्रा साम्राज्य की असली रानी बनने का प्रस्ताव दिया, जिसे सुनकर अमरा की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक शराबी रईसज़ादा उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगा और उसे इतना सम्मान देगा। अमरा ने एक लंबी खामोशी के बाद मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। पूरे मुख्यालय में यह खबर बिजली की तरह फैल गई कि आर्यन और अमरा अब हमेशा के लिए एक होने वाले हैं, जिससे कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने महसूस किया कि यह केवल 2 इंसानों का मिलन नहीं था, बल्कि न्याय और शक्ति के एक नए और महान गठबंधन की शुरुआत होने वाली थी। अमरा ने अपनी पुरानी संकट प्रबंधन एजेंसी को कंपनी के एक विशेष विभाग में बदल दिया, जो अब गरीबों के लिए काम करता था। आर्यन ने उसे पूरी स्वायत्तता दी ताकि वह अपने तरीके से समाज में सकारात्मक बदलाव ला सके और मदद कर सके। अगले कुछ हफ्तों में उन्होंने मिलकर कंपनी के सभी पुराने विवादों को सुलझाया और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी एक नई और स्वच्छ छवि स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। अमरा के रणनीतिक फैसलों ने कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, जिससे निवेशकों का भरोसा मल्होत्रा परिवार पर पहले से कहीं अधिक मजबूत और अटूट हो गया। उन्होंने तय किया कि उनकी शादी बहुत ही सादगी से होगी और वे उस पैसे को शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में दान कर देंगे। उनकी इस उदारता ने पूरे देश में उनकी प्रशंसा की एक नई लहर और सम्मान पैदा कर दिया। अमरा ने महसूस किया कि उसकी काबिलियत का असली उपयोग अब शुरू हुआ है, जहां वह न केवल समस्याएं सुलझाती थी बल्कि लोगों की जिंदगियां भी संवारती थी। उसने आर्यन को एक बेहतर इंसान बनाने में जो भूमिका निभाई थी, उसके लिए वह हमेशा खुद पर गर्व महसूस करती थी और खुश रहती थी। आर्यन ने भी उसे वह हर खुशी और आजादी दी जिसकी वह हकदार थी।
और कभी भी अपने फैसलों को उस पर थोपने की कोशिश नहीं की। उनका रिश्ता आपसी सम्मान, विश्वास और एक गहरे प्रेम की मजबूत नींव पर टिका हुआ था। समय के साथ विक्रम मल्होत्रा का नाम इतिहास के पन्नों से पूरी तरह मिट गया और उसकी जगह आर्यन और अमरा की जोड़ी ने ले ली, जो अब न्याय का प्रतीक थी। उन्होंने शहर के विकास के लिए कई नई योजनाएं शुरू कीं, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिला और गरीबी के स्तर में काफी गिरावट आने लगी। अमरा की बुद्धिमानी ने हर उस चुनौती को मात दी जो उनके रास्ते में आई, जिससे उनकी शक्ति और भी अधिक बढ़ती चली गई। वे एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहे थे जहां केवल सच्चाई की जीत होती थी। एक शाम वे उसी पुराने रेस्तरां में वापस गए जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी, लेकिन इस बार वहां कोई नफरत या कोई गंदा नाटक नहीं था। आर्यन ने अमरा की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि वह उस दिन के लिए भगवान का शुक्रगुजार है जब अमरा ने उसे अपमानित किया था। अमरा ने हंसते हुए जवाब दिया कि कभी कभी कड़वी दवा ही सबसे बड़ा उपचार होती है, और उसने वही काम किया था जो जरूरी था। उन्होंने उस रात की यादों को साझा किया और अपनी जीत का जश्न एक सादे डिनर के साथ मनाया। अमरा ने खिड़की से बाहर देखते हुए सोचा कि कैसे उसकी जिंदगी ने एक छोटा सा मोड़ लेकर उसे इस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां वह आज थी। उसने अपने अतीत के संघर्षों को याद किया और महसूस किया कि उन सभी मुश्किलों ने ही उसे इस बड़ी सफलता के लिए तैयार किया था और मजबूत बनाया था। आर्यन ने उसका हाथ मजबूती से थाम रखा था, जैसे वह कह रहा हो कि अब उसे कभी भी अकेले संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका साथ अब जन्म जन्मांतर का एक अटूट और पवित्र बंधन बन चुका था। कंपनी के नए विजन के तहत उन्होंने एक इन्वेस्टिगेटिव विंग की स्थापना की, जो व्यापारिक दुनिया में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम करने लगा। अमरा ने व्यक्तिगत रूप से उन ऑपरेशंस का नेतृत्व किया, जिससे कई बड़े सफेदपोश अपराधियों के चेहरे बेकाब हुए और उन्हें कानून के सामने खड़ा किया गया। उनकी इस निडरता ने अपराधियों के मन में खौफ भर दिया था, जिससे शहर में अपराध की दर काफी हद तक कम हो गई थी। वे अब केवल व्यापारी नहीं, बल्कि समाज के असली रक्षक और मार्गदर्शक बन चुके थे। आर्यन ने अपने पिता की याद में एक विशाल अस्पताल बनवाया, जहां हर गरीब का मुफ्त इलाज होता था, जिससे उसके पिता की आत्मा को शांति मिलने की उम्मीद थी। अमरा ने उस अस्पताल के प्रबंधन में अपनी पूरी जान लगा दी, ताकि वहां किसी भी मरीज को कोई असुविधा न हो और न्याय मिल सके। उन्होंने अपनी दौलत का उपयोग समाज के उस तबके को ऊपर उठाने में किया, जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता था और छोड़ दिया जाता था। उनकी यह पहल पूरे कॉरपोरेट जगत के लिए एक नई और प्रेरणादायक मिसाल बन गई थी। उनकी शादी का दिन आया और पूरा शहर उस उत्सव में शामिल हुआ, लेकिन सब कुछ बहुत ही शालीन और सादगीपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, जैसा कि उन्होंने चाहा था। अमरा एक पारंपरिक लाल साड़ी में बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली लग रही थी, जैसे वह शक्ति और करुणा का एक सजीव अवतार हो। आर्यन ने जब उसके गले में मंगलसूत्र बांधा, तो वहां मौजूद हर आंख में खुशी और सम्मान के आंसू थे, जो उनकी जीत के गवाह थे। यह उनके जीवन का सबसे सुखद और गौरवशाली क्षण था, जिसे वे कभी नहीं भूल सकते थे। शादी के बाद उन्होंने एक छोटी सी यात्रा की, जहां उन्होंने प्रकृति के बीच रहकर अपने आने वाले जीवन के लिए नई ऊर्जा और नए संकल्प प्राप्त किए। अमरा ने महसूस किया कि शांति का मतलब युद्ध की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का साहस और विश्वास का होना है। उन्होंने साथ मिलकर प्रतिज्ञा की कि वे हमेशा कमजोरों की आवाज बनेंगे और अपने साम्राज्य को कभी भी अहंकार का अड्डा नहीं बनने देंगे। उनकी सोच अब वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रही थी और लोग उन्हें सुनने लगे थे। वर्षों बाद जब लोग मल्होत्रा साम्राज्य की कहानी सुनाते थे, तो वे अमरा के उस साहस का जिक्र जरूर करते थे, जिसने एक गर्त में गिरते हुए इंसान को बचाया था। उनकी कहानी एक किंवदंती बन गई थी, जो यह सिखाती थी कि कपड़े और दिखावा कभी भी इंसान के असली चरित्र
और उसकी ताकत का पैमाना नहीं हो सकते। अमरा और आर्यन ने यह साबित कर दिया था कि प्रेम और न्याय जब एक साथ मिलते हैं तो वे दुनिया के सबसे बड़े अंधकार को भी मिटा सकते हैं। सूरज ढल रहा था और विला के बगीचे में शांति छाई हुई थी, जहां आर्यन और अमरा एक साथ बैठकर अपने भविष्य के सुनहरे सपनों को हकीकत में बदलते देख रहे थे। उनकी आंखों में वही चमक थी जो पहली बार एक दूसरे को पहचानने पर आई थी, और उनके दिलों में वही अटूट विश्वास था जो उन्हें यहां तक लाया था। यह केवल एक कहानी का अंत नहीं था, बल्कि एक महान और न्यायप्रिय युग की शुरुआत थी जो हमेशा अमर रहने वाला था। प्रकाश और सत्य की इस जीत ने उनकी रूह को हमेशा के लिए एक कर दिया था।